Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. सो स्टूडेंट्स, एज पर शेड्यूल आज है थर्सडे एंड सेकेंड शिफ्ट का लेक्चर दैट इज़ ओसी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 6 पार्ट 2। प्रीवियसली हमने पार्ट 1 में 7 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे हेनरी फ्योल के 14 में से। अभी बाकी के 7 हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर है 1 आपका ओसी सब्जेक्ट का। गॉट इट? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, बाद में पार्ट 2 पे आइएगा, ठीक है। और मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी सारे प्रिंसिपल्स दैट इज़ FW टेलर के भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, सो डू चेक इट आउट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, 8 पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मैं आपको बता देती हूँ इज़ नथिंग बट जो पेमेंट दिया जाता है काम करने के बाद, ठीक है। जैसे कि वर्कर को क्या, जो डेली वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू द स्टाफ और द एम्प्लॉयज़ इज़ द प्रिंसिपल टू keep them satisfied financially as well as retain them as long span of time within the organization। अभी देखो, जैसे कि आप प्रीवियसली अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट पाई सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में। उसके हिसाब से जो बंदा ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, राइट, कम टाइम में जो करेगा। सो इस प्रिंसिपल को किससे रिप्लेस किया है हेनरी फ्योल ने? रेम्यूनरेशन से। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि ना ही हमें सैलरी देना है एम्प्लॉयज़ को, बल्कि उनको क्या करना है, फाइनेंशियली रिटेन करके रखना है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रहे। अभी देखो, सैलरी तो देंगे प्लस क्या दे सकते हैं लॉन्गर स्पैन टाइम के लिए, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे करके, दैट इज़ हम उनको बोनस दे सकते हैं, ठीक है, वाउचर्स दे सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती हैं। दी फेयर रेम्यूनरेशन effects on the productivity and efficiency level in the total. The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market ट्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है, रेम्यूनरेशन जो भी पैसा आप दे रहे हो बंदे को, जो काम कर रहा है, सैलरी दे रहे हो, वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने डिफरेंशियल पाई सिस्टम में पढ़ाया था, पाई वेज सिस्टम में पढ़ाया था कि वहाँ पर डिफरेंट था हर बंदे को, तो वैसा यहाँ पर नहीं होगा, फिक्स्ड होगा अकॉर्डिंग टू दी। यहाँ पर भी क्या बताया, उसके स्किल के हिसाब से। जैसे कि वो हायर अथॉरिटी में काम कर रहे हो बट उसकी सैलरी ज़्यादा होगी सबऑर्डिनेट के थ्रू। एक्सपर्ट है तो उसकी सैलरी अलग होती है। नॉलेज के ऊपर टेन्योर इज़ नथिंग बट उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, उस बंदे को काम करने का। एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग देना चाहिए, मार्केट ट्रेंड, ठीक है, जो मार्केट में एक्चुअली चल रहा है उस काम को देने का पैसा उतना ही देना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी टू दी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रहा है तो उसको एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करनी चाहिए सैलरी। गॉट इट? रेम्यूनरेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। 9th पॉइंट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर चेंज, आपको सिर्फ अभी नहीं आगे स्टडीज़ में भी काम आएगा, तो अभी ध्यान से देख लीजिए क्या है ये। स्केलर चेंज मीन्स दी हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़ फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। हायरार्की इज़ नथिंग बट जो ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है, आगे आपको दिखाऊंगी हायरार्की का मतलब क्या होता है। वो कहाँ से शुरू होता है, अथॉरिटी दैट इज़ टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पर स्केलर चेन सिर्फ कम्युनिकेशन का ही पर्पज़ होता है, इसका क्या क्यों स्केलर चेंज कहलाता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। बातें कैसी होती है टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल के बीच में। दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन अगर टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक कैसे पहुंची उसका फ्लो बताता है, ठीक है, फ्लो कैसे होता है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत लार्ज स्केलर चेन हुआ करता था, जिसका स्केलर चेन मतलब जो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, बहुत बड़ा हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द डिसीजन टू द रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर and then the functional manager will pass its supervisor and supervisor will inform to the foreman and so on, ठीक है। ऐसे ही कुछ अथॉरिटी, मतलब लंबा प्रोसेस हुआ करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, स्कूल का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, HOD होते हैं, बाद में HOD प्रिंसिपल्स
टीचर्स, बाद में स्टूडेंट्स। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुँचाई जाती है। तो अगर क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू इजीली इन्फॉर्मेशन चला जाए और टाइम भी सेव हो हमारा। अभी वो क्या है देखते हैं हम लोग। For avoiding this longer chain and to take a speedily decision cross communication or direct communication is followed by the various organization which is known as gangplank। ठीक है, आपको याद रखना है गैंगप्लैंक क्या होता है, जहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या तो क्रॉस कम्युनिकेशन किया जाता है। याद रखना है, क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैंगप्लैंक कहते हैं। अभी आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये डायग्राम देखिए आप। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इज नेसेसरी। हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो अथॉरिटी के पास से होना चाहिए अथॉरिटी, ठीक है, परमिशन मिलना चाहिए आपको, तभी आप कर सकते हो गैंगप्लैंक। अभी देखो यहाँ पर गैंगप्लैंक का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से देखो, पहले आपको ए दिख रहा होगा, ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ए इज़ नथिंग बट द हायर अथॉरिटी। वहाँ से लेके इन्फॉर्मेशन अगर डी पॉइंट तक जाएगी तो देखो कितने सारे पास होके जाएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। बी को क्रॉस करना पड़ेगा, बाद में सी, फिर बाद में डी के पास वो इन्फॉर्मेशन आएगा। अभी यहाँ पर क्या कहा है, इन दी अबोव डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी पी शोज द फ्लो थ्रू। अभी देखो डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में आपको येलो लाइन दिख रहा होगा, येलो लाइन इज़ नथिंग बट गैंग प्लान करके, गॉट इट। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हो उसको आप, ठीक है, नहीं तो उसको क्रॉस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। एक लेवल को दूसरे लेवल से बात करनी है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन लेवल को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करनी है एट द सेम लेवल, ठीक है, सेम लेवल में ही आप बात कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखो, स्केलर चेंज मतलब एक प्रॉपर लाइन फॉलो किया जाता है। जैसे कि देखो ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ना, वो क्या है, स्केलर चेन है, और जो आपको येलो दिख रहा है दैट इज गैंगप्लैंक, गॉट इट। 10th पॉइंट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। Human resources and material should be in the right place at a right time for the maximum efficiency। देखिए ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है आपको कि जो भी रिसोर्सेस है हमारे पास, रिसोर्सेस क्या क्या है हमारे पास, लैंड है, लेबर है, राइट है, ठीक है, अपना हमारे पास लैंड है, लेबर है, और जो मटेरियल्स है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स है, वो जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करने के लिए वो सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। खासकर ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट द राइट प्लेस ऑन द राइट जॉब, ठीक है, राइट बंदे, ठीक है, सही बंदे को सही काम पे लगाना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल फोकस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। 11th देखते हैं हम लोग पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी इज़ नथिंग बट इक्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वालिटी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू दी सबॉर्डिनेट्स वाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेडिकेटिंग द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ आपको कंपोनेंट्स दिए हैं कि जब भी एक एम्प्लॉय को काम दिया जाता है, अथॉरिटी दी जा रही है या तो पैसे की बात आती है, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इज़ नथिंग बट भेदभाव, ठीक है, कि ये बंदा मेरा फेवरेट है, ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लेके। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्यूनरेशन शुड बी डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट बट एट, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट पे जो भी काम है उसके ऊपर रेम्यूनरेशन डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। 12th पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, बताती हूँ मैं। टेन्योर का तो मैंने पहले आपको मतलब बता दिया है, अभी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है वो बताती हूँ मैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ द मैनेजमेंट शुड assure them about stability of tenure of job security। stability of tenure is nothing but आपको उस जॉब कर रहा है वो एम्प्लॉय, उसको क्या होना चाहिए, एक श्योरिटी होना चाहिए कि मुझे जॉब से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, नहीं तो आज रखा जॉब पे कल निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। इनसिक्योरिटी इन द जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ adversely, whereas जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशो। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में आप हो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो ट्रस्ट होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कि हाँ आप एक पार्ट हो इसका, और आप जो भी आउटपुट दे रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉय जो भी आउटपुट दे रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है।
ठीक है, डायरेक्टली आज जॉब पे रखा कल निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सिक्योरिटी होना चाहिए एक मन में, किसके, एम्प्लॉयज़ के, तभी वो जाके अच्छा काम करेगा। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, मिनिमाइजेशन होगा उसके काम में, और जो बहुत ही गलत है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है हेनरी फ्योल ने। 13th देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिफर्स टू दी वॉलंटियरिंग टू डू दी वर्क इन एन इनोवेटिव वे। अभी देखो, इनिशिएटिव इज़ नथिंग बट जो खुद से आके खुद से कर रहा है वो। ठीक है, खुद से, वॉलंटरीली मतलब खुद से आना। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन ए न्यू आइडियाज़ एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक द इनिशिएटिव वाइल वर्किंग ऑन ए गिवन टास्क। ठीक है, कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक, खुद से वॉलंटरीली आते हैं आगे और न्यू आइडियाज़ देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई काम को करने का। तो ये सब इनिशिएटिव क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर। जो भी बता रहा है एम्प्लॉय, उसको सुनना चाहिए, एक मैनेजर को सुनना चाहिए वो बात, इंक्लूडिंग थ्रू डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज़। ठीक है, और उसको डिस्कस भी करना चाहिए, जो आइडिया एम्प्लॉय ने दिया है उस आइडिया को मैनेजर को डिस्कस भी करना चाहिए सबके साथ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, क्या होता है, कल्चर भी बना रहता है कि सब फ्रेंडली काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या दिया है, ये इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव दिया गया है। गॉट इट, मतलब एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आप देखोगे सारे में एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, अच्छे से रखा जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखोगे वैसा आपको नहीं दिखेगा, एज अ वर्किंग, एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था। 14th पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, दैट इज़ टीम वर्क। क्या होता है उसका मतलब, दैट इज़ टीम वर्क। हेनरी फ्योल हैज़ गिवन एम्फेसिस ऑन द टीम वर्क। ठीक है, हेनरी फ्योल ने हमेशा किस पे ध्यान दिया है, दैट इज़ टीम वर्क, एक साथ एकजुट होकर काम करना। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, वो क्या कहता था, यूनियन मतलब एक साथ अगर आप हो तो ही आप में क्या है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर दी वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल क्या कहता था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको चलाना है तो वो ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी के साथ ही चलेगा, कोई एक बंदा नहीं होता है किसी सक्सेस के लिए। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर दी वैल्यूएबल एसेट, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है मतलब जो एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजर्स है, ये सब जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सब क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इफ़ ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफ़िकल्टीज कैन बी सॉल्व। ठीक है, अगर एक साथ सब काम कर रहे हैं तो क्या जो भी प्रॉब्लम्स होगी क्या होगा, हट जाएगा, जो भी डिफ़िकल्टीज होगी वो सॉल्व हो जाएगी। गॉट इट, ये फाइनल प्रिंसिपल दिया था, दैट इज 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके डिस्कस किया था, दोनों भी पार्ट देखिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने पढ़ा है। किसी चीज़ में या किसी टॉपिक पे या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स क्या होता है, फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम इसे क्या देखेंगे, आपको मैं बताऊँगी कैसे आंसर लिखा जाता है, उसका टेक्निक्स बताऊँगी मैं आपको। इवन हम लोग उसका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स भी डिस्कस करेंगे। गॉट इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।